तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेटा, पिछले 10-15 साल में जितने भी क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड ने आपसे पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम इजी एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को समझने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए किसी भी किताब को उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत केयरफुली सुनना है। ये क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बेटा, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कहते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज वी। ठीक है जी। मान लिया जाए हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का बेटा जो आपस में डिस्टेंस है वो 2a है। इन्होंने हमें कहा कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के ऊपर, एक्सिस क्या होता है बेटा, जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सिस। तो इसके एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो v है। ठीक है जी, मतलब सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल है वो v है। ठीक है, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज। मतलब हमें यहां पर यह पता करके दिखाना है कि अगर इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो v है, तो पता करके बताओ कि इस डायपोल के इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। बेटा, इक्वेटोरियल वाले पॉइंट का पोटेंशियल कैसे पता किया जाता है? जब भी कभी भी मैं इस डायपोल के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ कर दूं और उस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है। ठीक है जी। अब मान लिया जाए हमारे डायपोल का ये पूरा डिस्टेंस a है, मतलब 2a है, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस विल बी a एंड a इन दिस वे। ठीक है जी। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ओके, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो r है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो यहां पर जो पोटेंशियल बनाने वाला है वो प्लस बनाने वाला है, और नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो यहां जो पोटेंशियल बनाएगा वो नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। तो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा? बेटा, एक बात याद रखना, पोटेंशियल किसी भी चार्ज के कारण जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। मतलब अगर कोई भी चार्ज है उसके r डिस्टेंस पर मैं पोटेंशियल पता करना चाहता हूं तो उस पोटेंशियल को पता करने का फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो पॉजिटिव वाला चार्ज यहां जो पोटेंशियल बनाने जा रहा है और नेगेटिव वाला चार्ज यहां जो पोटेंशियल बनाने जा रहा है वो इक्वल हैं, क्योंकि ये चार्जेस भी इक्वल हैं, इनके डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं। बस फर्क क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो हमारा टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अपने दिमाग में याद रखना कि किसी भी एक्सियल लाइन के ऊपर, डायपोल की किसी भी एक्सियल लाइन के पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो कुछ ना कुछ होता है, v होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले चार्ज का डिस्टेंस यहां पर अलग है और नेगेटिव वाले चार्ज का डिस्टेंस यहां पर अलग है। तो पॉजिटिव वाले चार्ज का अगर डिस्टेंस कम है तो potential due to positive will be more and potential due to negative will be lesser। तो यहां पर कुछ नेट पोटेंशियल तुम्हें मिलेगा, परंतु किसी भी डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे पॉजिटिव भी उतना ही पोटेंशियल बनाता है जितना नेगेटिव बनाता है। तो हमारा टोटल पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है जी। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहते हैं 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफेरेड are to be connected in such a way that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad। देखो बेटा, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 1, 2 और 3। ठीक है जी। ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो 4 माइक्रोफेरेड के हैं। इस तरह से 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स हैं। ये कहते हैं हमें इन कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट करना है, आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad। हम ये चाहते हैं हमें इनको ऐसे कनेक्ट करना है ताकि हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाए? 6 माइक्रोफेरेड की हो जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। तो पता करके बताइए हम उनको कैसे कनेक्ट करें। देखो बेटा, ये बात तो सच है कि अगर मैं इन कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट करता हूं तो ये वाला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। तो अगर मैं कैपेसिटर्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट करता हूं तो हम लोग क्या जानते हैं?
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, मतलब 1/4 + 1/4 + 1/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4। आप इसका शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं, अगर कैपेसिटेंस इक्वल हैं, ठीक है जी, तो सीरीज कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है जितने एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय जितने कैपेसिटर तुमने लगाए हैं, ठीक है जी। तो मतलब सीरीज में तो हमारी कैपेसिटेंस 4/3 आ जाएगी, तो मतलब सीरीज वाला तो हम काम नहीं करने वाले, क्योंकि हमें तो 6 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है। ओके, अगर मैं यही कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देता हूं, तो पैरेलल में हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, वो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 12, 4 + 4 + 4 12, ठीक है जी, क्योंकि पैरेलल कैपेसिटेंस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, C1 + C2 + C3, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 12। तो बेटा आपने एक चीज यहां पे नोटिस की कि पैरेलल वाली जो कैपेसिटेंस हमारी थी वो ग्रेटर आ रही थी किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर के, मतलब एक कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस 4 है तो पैरेलल में लगाकर हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़ी आ रही है 4 से, और सीरीज में लगाकर जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो छोटी आ रही है 4 से, मतलब वो छोटी आ रही है एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मिक्सचर क्रिएट करेंगे, मतलब मेरे को 6 चाहिए ना, तो अब आप देखिए, मान लिया जाए बेटा मैंने 2 कैपेसिटर्स अगर ऐसे सीरीज में लगा दिए, ठीक है जी, तो 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाकर इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बनने वाली है, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 बनने वाली है। अगर मैं अगले वाले कैपेसिटर को, सॉरी, 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाकर इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनने वाली है जितने एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है डिवाइड बाय 2, मतलब 2, ठीक है जी। अगर मैं बेटा अगले वाले कैपेसिटर को इस तरह से पैरेलल में लगा दूं, तो इन दोनों ने तो मिलकर कितनी कैपेसिटेंस ऑफर की है, 2, तो अगले वाला कैपेसिटर कितनी कैपेसिटेंस ऑफर करेगा, 4, तो 2 + 4 = 6। तो यहां पर हमारा जवाब एकदम क्लियर है कि ना ही हम पैरेलल में लगाएंगे ना ही हम सीरीज में लगाएंगे, हम इन दोनों के दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज एंड पैरेलल के दोनों के कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, ठीक है। 2 of them is connected in series and the combination is parallel to the third. Yes, this is our correct option. 2 कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे एंड इनका कॉम्बिनेशन हम तीसरे कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके, अगर तो बेटा ऐसे का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आए तो काम ही बड़ा सिंपल होता है, पहले वाली ऑप्शन को पहले एग्जीक्यूट करके देखो, फिर सेकंड ऑप्शन को एग्जीक्यूट करके देखो, फिर थर्ड को, जहां पर आपका मतलब आंसर मैच हो रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है। नॉर्मली भी मैं आपको सोचने का यहाँ पे आइडिया देना चाहता हूँ, बेटा देखो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारी जो कैपेसिटेंस है वो तीनों कैपेसिटेंस के सम से कम आए। जैसे तीनों कैपेसिटेंस का सम कितना था, 12 था, मेरे को कैपेसिटेंस कितनी चाहिए, 6, तो तीनों कैपेसिटेंस के सम से मेरे को कम चाहिए, ठीक है जी। और तीनों कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल्स के सम से मेरे को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो हमें हमेशा पैरेलली एंड सीरीज में दोनों कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है बेटा, रफ के अंदर ना एक छोटा सा काम करना होता है। आप जितने भी अरेंजमेंट्स बना सकते हो उतने बना लो। आप पहले 2 कैपेसिटर्स को ऐसे पैरेलली लगा के देख लो, ठीक है, फिर इनके साथ में एक सीरीज को लगा के देख लो, इसी तरह से फिर 2 सीरीज में लगाकर देख लो और इनके साथ में आप एक पैरेलल में लगा के देख लो। तो आप जितने अरेंजमेंट्स इनके बना सकते हैं, 2-3 ही बनेंगे, ज्यादा मेहनत भी नहीं है। तो उसके बाद में आपसे डिसीजन 1 सेकंड में लिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आगे हम अब बढ़ते हैं। लेट अस सपोज हमारे को उन्होंने बोला द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर। मतलब एक डायग्राम इसमें हमें दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर एक ग्राफ है, ये ग्राफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में है। इन्होंने हमें कहा कि 0 डिस्टेंस से लेकर 2 डिस्टेंस तक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और 2 डिस्टेंस से लेकर 4 डिस्टेंस तक हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है, एंड 4 डिस्टेंस से लेकर 6 डिस्टेंस तक हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मेरी बात समझ गए? इन्होंने हमें क्या बोला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है? अब बेटा हमने जो ग्राफ बनाना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का और x का ग्राफ बनाना है। तो बेटा बड़ी ही सिंपल सी बात है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -dV/dx।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस dv अपॉन dx। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पोटेंशियल जो है वो y एक्सिस पे है एंड x जो है वो x एक्सिस पे है? मतलब यहां पर y एक्सिस परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस बेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो आप ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस स्लोप है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तरह से माइनस स्लोप है, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा की बात हो रही है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तरह से स्लोप है पोटेंशियल एंड डिस्टेंस वाले ग्राफ का। तो अपने दिमाग में एक बढ़िया चीज आप याद रख लें, क्वेश्चंस इस पे बहुत ज्यादा आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस dv बाई डी आर या dv बाई dx होता है। मतलब किसी भी पोटेंशियल एक्सिस एंड डिस्टेंस एक्सिस के जो ग्राफ होते हैं इनकी स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड से बताई जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्लोप नेगेटिव स्लोप के बराबर होती है। ठीक है, तो इन्होंने हमसे अब पूछा कि ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में। तो मैंने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे प्लॉट कर दिया, डिस्टेंस को ऐसे प्लॉट कर दिया। ठीक है जी, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूं। 0 से लेकर 2 तक, ये 0 से लेकर 2 तक हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो अगर हमारी स्लोप पॉजिटिव है, इसके बाहर माइनस का साइन लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी बेटा नेगेटिव। सही बात है। और 0 से लेकर 2 तक जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के द्वारा हमेशा जो स्लोप दी जाती है वो कांस्टेंट, वो मतलब सेम स्लोप दी जाती है, वो यूनिफॉर्म स्लोप दी जाती है। तो इसका मतलब ये है 0 से 2 तक हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। मतलब तुम यहां पर एंगल चेक करो, तुम यहां पर एंगल चेक करो, तुम यहां पर एंगल चेक करो, तुम्हारा एंगल किसी भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा सेम होगा। तो अगर एंगल तुम्हारा सेम होगा तो यानी कि स्लोप भी सेम होगी। ठीक है जी, तो हमने यहां पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है माइनस ई। ठीक है जी, और नेगेटिव होने के साथ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से 2 तक क्या भी है बेटा? कांस्टेंट भी है। ठीक है जी, अब 2 से 4 की मैं बात करने जा रहा हूं। 2 से 4 के बीच में हमारा पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। देखो बेटा, 2 से 4 के बीच में हमारा पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट अगर होएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट अगर होएगा, किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? 0। तो मतलब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी? ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 मिलेगी। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है तो dv बाई dx हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो 2 से लेकर 4 तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 0। ठीक है जी, अब अगली बात है 4 से लेकर 6 तक। बेटा 4 से लेकर 6 तक तुमने क्या देखा कि तुम्हारा एंगल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में अगर कभी भी तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज बने तो समझ लेना स्लोप क्या है तुम्हारी? नेगेटिव है। ये कुछ ज्ञान की बातें हैं, ये आपको याद रखना है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के साथ तुम्हारा एंगल एक्यूट बने, तुम्हारा एंगल एक्यूट बने, तो समझ लेना तुम्हारी स्लोप क्या है? तुम्हारी स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो यहां पर एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, यहां भी एंगल ऑब्ट्यूज, यहां भी एंगल। एक बात सच है कि जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल यहां, उतना ही एंगल यहां। तो हमारी जो स्लोप है, हमारी स्लोप हर एक पॉइंट पे नेगेटिव बन रही है परंतु इक्वल बन रही है। तो अगर स्लोप तुम्हारी नेगेटिव हो जाएगी, अगर बेटा स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, आगे माइनस पड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। तो मतलब 4 से लेकर 6 तक तुम्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो प्लस ई की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है जी, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, 2 से 3 तक इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मिलेगी, सॉरी 0 से 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मिलेगी, 2 से 4 तक इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मिलेगी और 4 से 6 तक इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मिलेगी। ठीक है जी, ओके। तो अब आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बेटा कि कौन सा वाला ग्राफ हमारा करेक्ट है। ग्राफ नंबर ए हमें यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ग्राफ नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट को भी यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, बड़े गौर से बेटा। जो बात आपको ऐसे लगती है कि आपको नहीं आती है उसको नोट कर लो। ठीक है, ताकि एक बार ही सारे क्वेश्चन सुनने के बाद जब आप दोबारा रिवाइज करो तो वो जो चीजें आपको नहीं आती वो भी साथ में रिवाइज हो जाए।
ठीक है ना, मेहनत करने पे ही आपकी बात बनेगी। मेरे से क्वेश्चन सुनने के बाद आपको एक दो बारी ये क्वेश्चंस देखने होंगे ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ठीक है बेटा, मान लिया जाए हमारे पास में दो बॉल्स हैं, एक बॉल है ये और दूसरी बॉल है ये दोनों के दोनों बॉल्स का जो रेडियस है वो R1 एंड R2 है। ठीक है, और बेटा इन्होंने कहा कि ये दोनों के दोनों जो बॉल्स हैं ये कंडक्टिंग बॉल्स हैं। ये कौन सी बॉल्स हैं? कंडक्टिंग बॉल्स हैं। ठीक है जी, ओके। हैव चार्जेस Q1 एंड Q2, मतलब इसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज Q2 है। दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, इन दोनों स्फेयर्स को हमने कनेक्ट कर दिया वायर से। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। मैं आपको बस एक बात बोलना चाहता हूं कि बेटा इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। अगर ये दोनों की दोनों बॉल्स हमारी एक जैसी होती, मतलब सेम सेम रेडियस वाली आइडेंटिकल बॉल्स होती, तो हम क्या करते? तो हम ऐसा मान लेते कि वायर से कनेक्ट करने के बाद इसका कुछ चार्ज वहां तक जाएगा और ये दोनों सेटल हो जाएंगे इक्वल चार्ज पे। ये दोनों सेटल हो जाएंगे बेटा किस पे? इक्वल चार्ज पे। ठीक है जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं अगर इसके पास में हमारे पास 6 चार्जेस हैं और इसके पास में 10 चार्जेस हैं, जब मैंने वायर से इनको कनेक्ट किया तो इनके पास टोटल चार्ज 16 है ना, तो वायर से कनेक्ट करने के बाद ये 6 चार्ज से 8 चार्ज पर आ जाएगा और ये 10 चार्ज से भी 8 चार्ज पर आ जाएगा, अगर इनका स्फीयर आइडेंटिकल होता तब। परंतु यहां पर जो स्फीयर है वो आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए कनेक्ट करने के बाद जो न्यू चार्ज बनेगा, मान लो इसका न्यू चार्ज बनेगा Q1 डैश और इसका न्यू चार्ज बनेगा Q2 डैश, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो पहली बात ये जो अभी अभी मैंने आपको बताई है, ये जरूरी बात है, ये आपको वहां लिख के भी आनी है, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, एज द स्फीयर्स आर नॉट आइडेंटिकल चार्जेस, मतलब क्योंकि ये स्फीयर्स आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज इज नॉट डिवाइडेड एज हाफ, तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो बेटा हाफ हाफ डिवाइड नहीं होगा। लेट आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन द कंडक्टर्स न्यू चार्जेस लेफ्ट आर Q1 डैश एंड Q2 डैश। मान लो ट्रांसफर होने के बाद जो इनके पास में न्यू चार्जेस आ गए वो Q1 डैश एंड Q2 डैश आ गए। ठीक है जी, अब एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इंटू वी। ठीक है बेटा, चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। यहां पर कनेक्ट करने के बाद इनके पास में जो चार्ज आ गया, मतलब इस वाले स्फीयर के पास में जो चार्ज आ गया वो आ गया Q1 डैश। ठीक है, और मान लो इस वाले स्फीयर की जो कैपेसिटेंस है वो है C1। अब किसी भी जो स्फीयर की कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना उस स्फीयर का रेडियस है R। किसी भी स्फीयर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है जी, तो इस वाले स्फीयर का जो चार्ज है वो बाद में Q1 डैश हो गया और इस वाले स्फीयर की जो कैपेसिटेंस है वो C1 ही है। और जब हमने इनको कनेक्ट किया ना बेटा, कनेक्ट करने के बाद हमेशा याद रखना एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज ट्रांसफर करता है, और वो चार्ज इसलिए ट्रांसफर करता है ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। दोनों का क्या सेम हो जाए? पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक है जी, मान लिया जाए अगर ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इसके पास में 10 चार्जेस हैं, इसके पास में 6 चार्जेस हैं। 10 चार्ज वाली बॉडी के पास ज्यादा चार्ज है, जिसके पास ज्यादा चार्ज है मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ज्यादा पोटेंशियल वाली बॉडी हमेशा कम पोटेंशियल की तरफ अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ठीक है जी, जैसे अगर तुम पानी को ऊपर ले जाकर ऐसे फेंको तो पानी को जब तुम ऊपर लेकर गए तो तुमने उसका पोटेंशियल बढ़ा दिया, जब तुमने उस पानी को गिराया तो वो हमेशा लोअर पोटेंशियल वाली साइड पे मूव करता है। क्यों? क्योंकि पानी का पोटेंशियल सरफेस के साथ में सेम हो जाए। ठीक है ना, तो कोई भी एक बॉडी जिसका पोटेंशियल हाई है और दूसरी बॉडी जिसका पोटेंशियल लो है, जब तुम इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट करते हो तो हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से एनर्जी हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होती है, और ट्रांसफर होने के बाद इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है, अपने दिमाग में छोटी छोटी बातें फिक्स करके रखो। पानी जब ऊपर ले जाया गया तो जब मैंने उसको रिलीज किया तो वो लो पोटेंशियल की तरफ आया ताकि सरफेस के साथ में उसका पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। ओके, तो इसी तरह से अब इस स्फीयर को और इस स्फीयर को जब मैंने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद इसका भी पोटेंशियल V हो गया और इसका भी पोटेंशियल V हो गया। ठीक है, तो बेटा
कनेक्ट करने के बाद इसका चार्ज कितना हो चुका है, Q1 डैश हो चुका है, इसका पोटेंशियल कितना हो चुका है, V हो चुका है। तो मैं क्या कहूंगा, Q1 डैश की वैल्यू किसके बराबर है, जितनी इसकी कैपेसिटेंस है मल्टीप्लाई बाय जितना इसका पोटेंशियल है। इसी तरह से Q2 डैश की कितनी वैल्यू है, जितनी उसकी कैपेसिटेंस है, मान लो उसकी कैपेसिटेंस है C2, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस है C2 मल्टीप्लाई बाय जितना उसका पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल है V। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। तो अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2 और मैं डिवाइड कर दूं बेटा 1 एंड 2 को, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां पर आपने जो अभी अभी निकाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्फीयर्स जो चार्जेस अपने ऊपर लेंगे उनकी रेशो हमेशा इनकी रिस्पेक्टिव कैपेसिटेंसेस की रेशो के बराबर है। मतलब अगर ये बड़े वाला स्फीयर 4 कैपेसिटेंस वाला है और ये वाला स्फीयर 2 कैपेसिटेंस वाला है, तो इनके ऊपर जो चार्जेस की रेशो बचेगी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो बचेगा वो होगा किसके बराबर, वो होगा Q1 का कैपेसिटेंस 2 अपॉन Q2 का कैपेसिटेंस, मतलब स्फीयर नंबर 2 का कैपेसिटेंस 4, तो वो होगा 1/2। ठीक है जी, मतलब 1 हिस्सा चार्ज का इधर आएगा एंड 2 हिस्से चार्ज के इधर आएंगे, मतलब इसके ऊपर चार्ज डबल होगा और इसके ऊपर चार्ज हाफ होगा। समझ गए, ठीक है। ये थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की ताकि ऑरली भी हो जाए आपसे क्वेश्चंस। मान लो अगर इसका कैपेसिटेंस तुम्हें उन्होंने मान लो 5 दिया हुआ है और इसका कैपेसिटेंस तुम्हें उन्होंने दिया हुआ है 20, ठीक है जी। तो आपको उन्होंने कहा कि इसके ऊपर, मतलब इनको कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर और इसके ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश हमारा किसके बराबर होगा, 5 डिवाइडेड बाई 20, 5 1 जा 5 4 जा, मतलब इसके ऊपर चार्ज जो है वो 4 गुना ज्यादा होएगा और इसके ऊपर चार्ज जो है वो 4 गुना कम होएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, C1 अपॉन C2 के बराबर आ गई। और कैपेसिटेंस किसी भी स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो मतलब मेरे को C1 की वैल्यू यहां पर पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 एंड C2 की वैल्यू भी हमें पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2, ठीक है जी। तो Q1 डैश बेटा Q2 डैश के साथ जब डिवाइड किया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसका मतलब ये है कि Q1 डैश होगा R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय Q2 डैश, ठीक है जी, ओके। एक बात मैं आपको कहूं कि चार्ज जो है पहले इसके पास Q1 था, देखो बेटा देखो, पहले इसके पास चार्ज Q1 था और इसके पास Q2 था, बाद में इसका चार्ज इधर चला गया, मतलब बाद में हुआ क्या, इसका चार्ज इधर चला गया, ठीक है, और इसके ऊपर Q1 डैश हो गया, इसके ऊपर Q2 डैश हो गया। क्या बाहर से कोई नया चार्ज आया, नहीं ना, इन दोनों के अपने ही चार्जेस है ना। तो मैं ऐसा कहूंगा कि टोटल चार्ज जो पहले था उतना ही रहेगा टोटल चार्ज जो बाद में है। मतलब पहले का टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, एंड बाद में जब इसने इसको चार्ज दे दिया, रहा तो इन दोनों के बीच में ही ना, तो बाद का जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो इसके बाद हम ऐसा कहेंगे कि ये जो Q1 प्लस Q2 है दिस विल बी इक्वल टू, अब मैंने Q1 डैश की क्या वैल्यू निकाली है, R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय Q2 डैश, ठीक है जी। तो हमने यहां पर Q1 डैश को पुट किया R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय Q2 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है, दिस इज इक्वल टू Q2 डैश इंटू R1 अपॉन R2 प्लस 1, ठीक है जी, ओके। तो Q1 प्लस Q2 हमारा किसके बराबर आया, Q1 प्लस Q2 आया Q2 डैश मल्टीप्लाई बाय R1 अपॉन R2 प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q2 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R2, ठीक है जी। तो ये Q1 प्लस Q2 की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें एक्चुअली निकालना क्या था,
हमें एक्चुअली रिलेशन निकालना था कि कितना हो जाएगा हमारे दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज और पहले वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज। तो वो चीज़ अब हमारी बहुत इजीली आ रही है यहाँ पे। तो Q2 डैश की वैल्यू आपके पास में क्या निकल रही है, दिस इज Q1 प्लस Q2, ठीक है। R2 चला गया ऊपर, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ट्रांसफर होने के बाद मतलब इसके ऊपर चार्ज जाने के बाद जो न्यू चार्ज बेटा इसके ऊपर आएगा दैट विल बी इक्वल टू Q2 डैश, एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना इनका टोटल चार्ज है मल्टीप्लाई बाय जितना इसका रेडियस है डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस। इसी तरह से बेटा एक सिमिलरली आप करके ऐसे भी लिख सकते हो कि Q1 डैश की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, जितना टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय जितना इन दोनों का रेडियस का सम है, मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि मैं पहले वाले का बाद वाला चार्ज निकाल रहा हूं ना, तो रेडियस पहले वाले का आएगा R1, ठीक है। आपकी मर्जी, आप सिमिलरली करके भी उनको बता सकते हो, आपकी मर्जी, आप शुरू से लेकर एंड तक ये दोबारा करके Q1 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है जी। अब अगर आपको Q1 के लिए कैलकुलेशन करनी है ना तो भी मुश्किल नहीं है, तो आप पता क्या करें बेटा, तो आप जहां पर आपने यहाँ पे Q1 डैश की वैल्यू निकाली ना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे Q2 डैश की वैल्यू निकाल लो, Q2 डैश की वैल्यू अगर आप निकाल लो, वो हो जाएगी Q1 डैश मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1, और फिर आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें। पहले मैंने इस इक्वेशन में Q1 डैश की वैल्यू पुट की ना यहाँ पे, अब आप इस इक्वेशन में Q2 डैश की वैल्यू को पुट कर दें, तो आपके पास में सेम रिजल्ट Q1 डैश का आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इस क्वेश्चन के अंदर जो भी बातें मैंने बताई हैं, इससे आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो रहा है और ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहा है। तो इस क्वेश्चन को एक बारी हम छोटा सा रिकैप दे देते हैं। एक स्फीयर हमारा छोटा था R1 रेडियस वाला, दूसरा स्फीयर हमारा बड़ा था R2 रेडियस वाला। पहले इसके ऊपर चार्ज था Q1, इसके ऊपर चार्ज था Q2। तो इसकी कैपेसिटेंस थी C1, इसकी कैपेसिटेंस थी C2। इनको जब हमने शिफ्ट किया, इनको जब हमने मतलब कनेक्ट किया आपस में, तो इसके ऊपर चार्ज हो गया बेटा Q1 डैश, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज हो गया Q2 डैश, ठीक है। हमने यहां पर सबसे पहली चीज ये निकाली कि चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या निकाली कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो होगा वो होगा जितना इसका कैपेसिटेंस है बटे जितना उसका कैपेसिटेंस है। ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात निकाली। हम रिकैप क्या कर रहे हैं बेटा, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम रिकैप कर रहे हैं जो हमने उसमें सीखे, ठीक है जी। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने यहां पर देखा। अब कैपेसिटेंस किसी भी स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और दूसरे स्फीयर का क्या कैपेसिटेंस होएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है। दिस इज Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। तो जो हमारा कटता था उसको काट दिया, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश हमारा आ रहा है R1 अपॉन R2, ठीक है जी। तो इससे हमने Q1 डैश की वैल्यू को निकाल लिया R1 अपॉन R2, ठीक है, R1 अपॉन R2 इंटू Q2 डैश, ठीक है जी। तो इसके बाद हम एक चीज जानते हैं कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो अगर बेटा चार्ज हमारा कंजर्व्ड होता है तो मतलब पहले का चार्ज Q1 प्लस Q2 वो बाद वाले चार्ज के बराबर होता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। तो हमने यहां पर वैल्यूज पुट किया, ठीक है जी। मतलब Q1 की वैल्यू पहले हमने पुट की, तो R1 अपॉन R2 इंटू Q2 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में कॉमन लेने के बाद Q2 डैश की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 अपॉन R2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q1 प्लस Q2। तो हमारे पास में Q2 डैश की वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, डिवाइड में R2 है तो ऊपर हमारा R2 आ गया। बस ये हमारी मेन बातें थी, ठीक है। पर बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पेपर में चीजें एकदम जो बात मैंने आपको बातें बताई हैं एकदम एक एक बात पॉइंट्स में लिख लिख के आप क्वेश्चन को समझा कर आए टीचर को। बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो तुम यूज कर रहे हो उसको तुमने लिखा है या नहीं पॉइंट बनाकर, ये बहुत देखा जाता है, ठीक है ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है बेटा इस तरह से। इन्होंने कहा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q, 2Q and minus 3Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side A,
ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एक सेकंड में आपसे आ जाएगा। इन्होंने कहा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्जेस हैं हमारे पास, ए बी एंड सी पर हमने रखे हैं। एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है 2Q, तीसरा चार्ज है -3Q। ठीक है जी। पहली बात तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बेटा कोई भी चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाकर रखने के लिए तुम्हें जो वर्क करना पड़ रहा है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो Q2 वाला चार्ज और Q1 वाला चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, ये एक दूसरे से दूर जाना मांगते हैं। मतलब ये चार्जेस का बस चले तो एक दूसरे से दूर चले जाएं। हमने अपनी ताकत लगाकर इनको रोक कर रखा हुआ है, तो जितना काम हमें करना पड़ रहा है इनको रोक कर रखने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। मतलब हमें उतना ही काम करना पड़ेगा इनको रोक कर रखने के लिए जितना काम ये एक दूसरे से परे जाने के लिए कर रहे हैं। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं जितना काम डिसोसिएट करने के लिए चार्जेस करते हैं उतना ही चार्ज उनको उतना ही काम उनको एसोसिएट करने के लिए हमें करना पड़ता है। ठीक है जी। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। इन्होंने कहा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस दिस दिस एंड दिस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर मैं इन 3 चार्जेस को रोक कर रखना चाहता हूं। ठीक है, तो कितना हमें काम करना पड़ेगा, वही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज 3 चार्जेस। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। पहले इस चार्ज को और इस चार्ज को रोक कर रखने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके डिस्टेंसेस सेम हैं, तो इन दोनों को रोक कर रखने के लिए हमें करना पड़ेगा Q × 2Q डिवाइडेड बाय A। ठीक है जी। ओके, फिर इन दोनों को रोक कर रखने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, अगेन 1/4πε0। ठीक है, Q × -3Q डिवाइडेड बाय A। फिर इन दोनों को रोक कर रखने के लिए कितना करना पड़ेगा, 1/4πε0। ठीक है, फिर 2Q × -3Q डिवाइड बाय A। ठीक है जी। तो अगर इसमें मैंने इन दोनों को भी रोक कर रखने के लिए वर्क कर दिया, इन दोनों को भी रोक कर रखने के लिए वर्क कर दिया, इन दोनों को भी रोक कर रखने के लिए वर्क कर दिया। ठीक है जी। तो इसका अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना बनेगा, सब में से 1/4πε0 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, और सब में से बेटा इसमें मैं A भी कॉमन ले सकता हूं। तो मेरे पास में ब्रैकेट में आ गया, मेरे पास में बेटा ब्रैकेट में आ गया Q × 2Q, दिस इज 2Q का स्क्वायर, प्लस Q × -3Q, दिस इज -3Q का स्क्वायर, 2Q × -3Q, दिस इज 2 3 -6Q का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1/4πε0। ओके, 2Q स्क्वायर -3Q स्क्वायर -6Q स्क्वायर, दिस इज -9Q स्क्वायर। ठीक है, तो 2Q स्क्वायर -9Q स्क्वायर, दिस इज 1/4πε0 -7Q स्क्वायर। ठीक है जी। तो हमारे पास में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इन चार्जेस की वो इतनी है, और मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा रोकने के लिए वो ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर इन्होंने वैसे पूछा नहीं कि मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा इनको रोकने के लिए, यहां पर इन्होंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने के लिए कितना कर रहे हैं, वो नेगेटिव है, अगर मैंने करना है मैंने उतना ही पॉजिटिव करना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें एसोसिएट करने वाला वर्क पूछें तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसके आगे प्लस लगा देना बस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों के तीनों चार्जेस की हमारे पास में क्या आ रही है, इतनी आ रही है। अपने दिमाग में ये बात याद रखें कि इतनी एनर्जी लगा रहे हैं ये चार्जेस जब हमने इनको इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इक्वेटोरियल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर रखा, इतनी एनर्जी ये चार्जेस लगा रहे हैं एक दूसरे से दूर जाने के लिए। ठीक है जी। ओके, बात पूरी की पूरी आपको समझ में आ रही है। अगला सवाल आ रहा है हमारा, इन्होंने कहा 3 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q एंड माइनस Q। ठीक है जी, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, 3 पॉइंट चार्जेस हैं बच्चों, एक है कैपिटल Q, एक है माइनस Q और एक है स्मॉल q, आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर दोबारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो L हैं,
ठीक है, एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट इज, यस। तो बेटा सेम काम करके दिखाइए फटाफट, आप खुद भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके 1 2 3 मैं इसको करके दिखा रहा हूं, इन तीनों के तीनों चार्जेस की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमें अभी अभी का एक्सपीरियंस है बेटा, सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ने तो कॉमन आ ही जाना है, ठीक है। ओके पहले हम इन दोनों की बात कर लेंगे, दिस इज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, एल का डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है जी। और उसके बाद हम इन दोनों की बात कर लेंगे, दिस इज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, फिर से बेटा एल का डिस्टेंस है इनके बीच में। इसके बाद माइनस क्यू एंड क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है, स्मॉल क्यू, वो भी माइनस वाला, ये है प्लस वाला स्मॉल क्यू, ठीक है, अपॉन इनके बीच में बेटा कितना डिस्टेंस है, दिस इज अगेन एल वाला इनके बीच में डिस्टेंस है। तो इनकी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये पूरी की पूरी चीज हो गई कैंसिल, एंड दिस इज माइनस स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन एल, माइनस स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्ट नंबर 1 आपको आ गया। अब इन्होंने कहा द पोटेंशियल एट डी कितना है, मतलब द पोटेंशियल एट डी हमें निकालना है। ओके तो अब इसको पता करने के लिए मैं इसकी थोड़ी स्पेस यूज कर रहा हूं, जगह बना ले, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना आए। ओके तो अब बेटा पोटेंशियल एट टी, एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी चार्ज है ना, इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पर अगर मेरे को पोटेंशियल पता करना है तो वो कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना ये चार्ज है डिवाइडेड बाय जितने डिस्टेंस पर मैंने पता करना है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो अब मैंने पोटेंशियल पता करना है इन तीनों चार्जेस के द्वारा इस डी पॉइंट पे, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एट डी हमारा कितना होगा, सबसे पहला काम तो ये है कि प्लस क्यू वाला चार्ज डी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बना रहा है, ठीक है। तो लेट अस सपोज पोटेंशियल एट डी ड्यू टू ए, ये हमें पहले कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना वो चार्ज है डिवाइडेड बाय जितना इनके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है ए डी। अब पहला काम हम यही करते हैं, ए डी को जरा कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। ये वाली हमारी जो लेंथ है, ये हमारी लेंथ है एल, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, ये ट्राइंगल के अंदर, ये एक तो कलर चेंज करना पड़ता है, ये ट्राइंगल के अंदर ये l/2 है, ये l है। तो हमारा ये परपेंडिकुलर क्या आएगा, देखो ये a है, ये d है और ये c है, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर हमारा प्लस डी सी का स्क्वायर इज एल का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एल का स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी हमारा क्या आ गया, तो बेटा ए डी हमारा आ गया एल का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन 4 का रूट, मतलब रूट ऑफ 4l स्क्वायर में से l स्क्वायर चला गया, दिस इज 3l स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज अंडर रूट 3l अपॉन 2, ठीक है जी। तो ए डी की हमारे पास में वैल्यू आ गई रूट 3l अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव क्यू का डी पर कितना पोटेंशियल है, पॉजिटिव क्यू अपॉन अंडर रूट 3l अपॉन में 2 है, वो ऊपर चला गया, ऐसे बन गया। दिस इज पोटेंशियल एट डी ड्यू टू ए। अब इसी तरह से हमें पोटेंशियल निकालना है बेटा किसका, हमें पोटेंशियल निकालना है इस बी वाले पॉइंट का, ठीक है। तो पोटेंशियल एट डी ड्यू टू बी हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो बी के कारण डी पर कितना पोटेंशियल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है बी पर माइनस क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है एल अपॉन 2, पोटेंशियल एट डी ड्यू टू सी, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है सी पर, क्यू चार्ज है अपॉन कितना डिस्टेंस है एल अपॉन 2, ये हमारा बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q अपॉन एल,
दिस इज 1/4πε0 2q/L। ठीक है जी। तो ये वाला पोटेंशियल हमारे ऐसे हैं, तो लेट दिस बी 1, दिस बी 2 एंड दिस बी 3। तो हमारा टोटल पोटेंशियल कितना आएगा? तो बेटा टोटल पोटेंशियल अपना आएगा, सब में से क्या कॉमन ले लिया? 1/4πε0 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है जी। और सबके पास में क्या है? L L L है, तो L भी हमने ले लिया कॉमन। ठीक है। तो अब क्या आया हमारे पास में? 2Q/√3। ठीक है, -2Q। ठीक है, +2Q। तो इससे कट गया ये, तो हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया 1/4πε0L इंटू 2Q/√3। तो हमारा टोटल पोटेंशियल इतना आ गया है। ठीक है जी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली और हमने टोटल पोटेंशियल भी निकाल लिया। ठीक है। तो जो बच्चे पूरा नोट करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आगे पीछे करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस इज आवर पार्ट नंबर 1। वो पार्ट नंबर 1 हमने पहले लिख लिया। ठीक है, ये हमारा ऐसे था। चलिए बेटा अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला 3 चार्जेस बेटा -Q +Q +Q and -Q are placed at equal distances on a straight line। ठीक है, ओके। यस, अब समझ आएगा। इन्होंने कहा 3 चार्जेस -Q +Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है जी, 3 चार्जेस हैं। एक चार्ज है हमारा बेटा -Q। ठीक है, दूसरा चार्ज है हमारा +Q एंड तीसरा चार्ज है हमारा फिर से -Q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। इन तीनों के तीनों चार्जेस को हमने इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर रखा है किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है जी, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने इक्वल डिस्टेंसेस की दूरी पर रखा है। तो ऐसा मान लेते हैं कि -Q एंड +Q के बीच में हमारा डिस्टेंस जो है वो x है। ठीक है, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन स्ट्रेट लाइन। यस, इनके बीच में x डिस्टेंस है और इनके बीच में भी कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज चार्जेस इज 0। उन्होंने कहा अगर इन तीनों चार्जेस की बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? 0। मतलब इन तीनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाकर रखने के लिए हमें जो काम करना पड़ रहा है वो 0 करना पड़ रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसी सिचुएशन इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। इसके अंदर ये प्लस वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये माइनस वाला चार्ज भी एक दूसरे में अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो इनको बांध के रखने के लिए मेरे को कोई ताकत करने की जरूरत नहीं है। मतलब इनको बांध के रखने के लिए हमारी नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है, हमने कुछ वर्क नहीं किया। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं, अगर बांध के रखना भी होता तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ती? तो हमें लगानी पड़ती पहले तो ए एंड बी के बीच में। ठीक है जी, ठीक है जी, ए एंड बी के बीच में कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? 1/4πε0। ठीक है, -Q कैपिटल Q अपॉन व्हाट इज डिस्टेंस x प्लस 1/4πε0 प्लस Q स्मॉल q कितना डिस्टेंस है? x। ठीक है, एंड अभी इन दोनों के बीच में लगा दिया, इन दोनों के बीच में लगा दिया। अब पहले और तीसरे के बीच में लगाएंगे, प्लस 1/4πε0 -Q एंड प्लस Q डिवाइड में क्या है? अब डिस्टेंस कितना है बेटा? 2x। ठीक है, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, ये हमारा कितना है? 1/4πε0 आ गया कॉमन, और सबके ही पास में स्मॉल q तो जरूर ही पड़ा है। ठीक है जी, ओके। या फिर ऐसा करते हैं, हम स्मॉल q को नहीं करते। ठीक है, बाहर कॉमन हम ले लेते हैं x को। सब में से ही हमने x को कॉमन ले लिया। दिस इज -स्मॉल q कैपिटल Q। ठीक है जी, प्लस दिस इज कैपिटल Q स्मॉल q। ठीक है, एंड -Q का स्क्वायर अपॉन 2। अब इससे कट गया ये, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? 1/4πε0 x
इंटू माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन 2, और हम जानते हैं इनको बांध के रखने के लिए हमने जो टोटल एनर्जी लगाई है वो कितनी है, 0 है। ठीक है जी, तो ये 0 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज हमारी इधर गई, तो एज अ रिजल्ट, मतलब ये चीज तो खत्म हो गई ना, तो एज अ रिजल्ट हम इसमें अब निकालना क्या चाहते हैं। ठीक है, हम इसमें बेटा अब निकालना चाहते हैं, if the potential energy of the system of these charges is 0, then what is the ratio between small q and capital Q। तो हमें इनकी बेटा क्या पता करनी है, रेशो पता करनी है। ठीक है, एक बारी हम ध्यान से देख लें फिर दोबारा, ये माइनस क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच में आ गया रिलेशन। ठीक है जी, एक सेकेंड बेटा, ये लास्ट वाला चार्ज भी हमारा माइनस क्यू ही है, तो अगर माइनस क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच में ऐसे आ गया, ठीक है जी, और इसके बाद में हमारा ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के बीच में भी ऐसे माइनस वाला ही आएगा, ये माइनस वाला ही आएगा। ठीक है, एंड माइनस क्यू एंड माइनस क्यू के बीच में हमारा ये प्लस वाला आएगा। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक है। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है कि आपको पूरा काटा लगाना पड़े। ठीक है, तो आप बस इस चीज़ को एडिट कर लें। ठीक है, वो बस मेरे से माइनस मिस हो गया था। ठीक है, तो हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स तो हमने ले लिया कॉमन, दिस इज माइनस क्यू कैपिटल क्यू। ठीक है, एंड दिस इज प्लस क्यू स्मॉल क्यू। ठीक है, इसके आगे माइनस है तो इसलिए प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, दिस इज प्लस क्यू का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया -2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अगर बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है तो ये पूरी की पूरी चीज 0 के साथ में जाके नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, स्मॉल क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। तो एक क्यू से एक क्यू हमारा हो गया कैंसिल। तो ऐसे में हमें क्या पता करना है, हमें कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की रेशो पता करनी है, दिस विल बी 1/2। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल क्यू वाला जो चार्ज होगा वो डबल होगा बेटा किससे, कैपिटल क्यू वाले चार्ज से। ठीक है जी, ओके, तो हमें यहां पर पूरा क्लियर हो गया कि कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की जो रेशो है वो हमारी आ रही है 1/2। उन्होंने यही हमें पता करने को बोला था। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसका है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ये बेटा डेरिवेशन है। ठीक है, ये डेरिवेशन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस डेरिवेशन को अपने आप से भी कर सकते हैं और मैं भी यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। इन्होंने आपको क्या कहा, इन्होंने आपको कहा है कि एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाइए, एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाइए। किसका एक्सप्रेशन बेटा, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाइए। ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर के हमने बाहर वाले किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, देखो बेटा, रिवाइज में पूरा क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। मान लिया जाए हमारे पास में एक स्फेरिकल शेल है कुछ इस तरह की, इस स्फेरिकल शेल के ऊपर हमने इस तरह से प्लस चार्जेस दे दिए हैं। ठीक है जी, ओके, अगर मैं इसके बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं तो गॉस लॉ हमें क्या कहते हैं, इस बाहर वाले पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस को बनाया जाए। ठीक है जी, गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, यहां पर मैंने सुंदर सा डायग्राम बनाया हुआ है, आप यही डायग्राम बनाकर आए पेपर में। ठीक है, तो मान लो मैंने इस स्फेरिकल शेल को जो पूरा का पूरा चार्ज दिया है वो प्लस क्यू का चार्ज दिया है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकालते हैं। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए थीटा हमारा कितना बना है, 0 डिग्री बना है। तो सबसे पहले मैं इस शेल के इनसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं। ठीक है जी, उसके बाद मैं बाहर वाले किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं। बेटा गॉस लॉ हमें क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हमेशा बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है जी, अगर इनसाइड की मैं बात करूं, क्या इनसाइड कोई चार्ज है, क्या इनसाइड इसके कोई चार्ज है, नहीं बेटा, किसी भी शेल के हमेशा सरफेस के ऊपर ही चार्ज होता है, अंदर चार्ज नहीं होता। तो अगर इनसाइड हमारा चार्ज 0 है, इनसाइड का हमारा चार्ज 0 है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आएगी,
जीरो आएगी। तो बच्चों अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कितनी होती है, जीरो ही होती है। ठीक है जी। अब इन्होंने हमसे इनसाइड नहीं पूछा था, इन्होंने तो हमसे आउटसाइड पूछा था। तो अब बेटा मैं आउटसाइड की बात करता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हमेशा किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो अगर बेटा मैं आपसे बात करूं कि यहां पर कितना चार्ज इस बाहर वाली शेल के अंदर कितना चार्ज मैंने डाल दिया है, तो बेटा मैंने प्लस क्यू का चार्ज इसके अंदर डाल दिया है। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हमारा क्या आ जाएगा, जितना ये प्लस क्यू का चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब डॉट को जब हटाते हैं तो साथ में क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आउटसाइड वाले पॉइंट पर तुम यहां चेक कर लो, यहां चेक कर लो, तुम हमेशा क्या देखोगे, तुम्हारे एरिया की डायरेक्शन ये है और तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तुम यहां चेक करो, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तुम्हारे एरिया की डायरेक्शन ये है। तो हमेशा तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम मिलेगी, हमेशा तुम्हें उनमें एंगल 0 डिग्री मिलेगा। तो कॉस थीटा में तो मैं थीटा को क्या लिख दूंगा, 0। तो cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो हमारी क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस किसके बराबर आ जाएगी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगी। समझ गए बात। तो अब क्योंकि एट ऑल द पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सभी पॉइंट्स पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर कर दिया। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस किसके बराबर आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। छोटी सी सरफेस को जब मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो वो बड़ी सरफेस बन गई, वो हमारी क्या बन गई, 4 पाई कितना इसका डिस्टेंस है, r का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो ऐसे में बेटा अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो मतलब बाहर वाले किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर यह देखा कि इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी और बाहर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ठीक है जी। मतलब जैसे जैसे मैं बाहर जाता जाऊंगा हमारा r बढ़ता जाएगा और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो अब मैं इसका आपको ग्राफ भी बनाकर बता देता हूं, यहां बना देते हैं ग्राफ, जगह है यहां पे। ठीक है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको r ले लिया। 0 पॉइंट पे मतलब सेंटर पे एकदम तुम्हें तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी बच्चों, 0। ठीक है जी। ओके। इसके बाद जैसे जैसे तुम सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हो r डिस्टेंस तक, r रेडियस तक, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ही रहेगी बेटा, 0 ही रहेगी। एकदम r रेडियस पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे r का स्क्वायर, ऊपर है q। तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है जी। ओके। इसके बाद तुम देखोगे जब तुम फर्दर और डिस्टेंस पर जाओगे, मतलब ये r इज फॉर डिस्टेंस, यहां पर मैं स्मॉल r लिख रहा हूं। ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच में बना रहा हूं। तो इसके बाद जैसे जैसे मैं बाहर जाता जाऊंगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी बेटा, कमजोर होती जाएगी, क्योंकि r बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कमजोर होती जाएगी और मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है जी। यहां मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये चीज मैंने पूरी आपके लिए प्रॉपर लिख के रखी है, जो आप पेपर में लिख कर आए और आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। मतलब टीचर इस चीज को ठीक करेंगे। ठीक है। इनसाइड वाले पॉइंट के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही हम रेडियल पॉइंट पर पहुंचते हैं उस गॉसियन, मतलब जैसे ही हम इस स्फीयर के इस वाले पॉइंट पर पहुंचते हैं वहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है और इसके बाहर जाते 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 मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो रेडियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है, इसके बाहर जाते जाते वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहती है बेटा, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है जी। ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अब आगे आगे वाले बेटा जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा हमारा समय नहीं लेंगे। ठीक है। 8वां क्वेश्चन हमें कह रहा है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। देखो बेटा मान लिया जाए हमारे पास में एक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा होता है, जब एक प्लस और एक माइनस का चार्ज होता है। हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। बहुत बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ओके। अब पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जाती हैं, नेगेटिव की तरफ। ठीक है। याद रखना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती। ठीक है जी। तो ऐसे बन रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में।
ऐसे बन रही हैं हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इन्होंने हमें कहा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना बनाओ, इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाओ। बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जब भी हम डायपोल की बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनती हैं। मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी बनेगी। बेटा बड़े गौर से देखो, इस तरफ ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कंजस्टेड हैं, इस तरफ ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इस तरह से हैं। ठीक है जी, ओके। इसी तरह से यहां पर भी इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऐसे ही बनेंगे। ठीक है जी, तो इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इस तरह से बनती हैं। ठीक है, ओके। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर दो बातें आपको याद रखनी है। इस सरफेस के ऊपर हमेशा वर्क डन क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब अगर मैं इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के यहां से यहां तक किसी चार्ज को मूव करवाऊं तो मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, इस इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कि हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब तुम इस इक्वी पोटेंशियल किसी भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ऐसे पकड़ लो तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 ऐसे, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हें 90 डिग्री का ही एंगल बनाती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, तो ये दो बातें होती हैं। अब अगली बात इन्होंने कही है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के कारण भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाए। ठीक है जी, ओके। अब टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के कारण, मान लो बेटा ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये भी है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ऐसे निकलती हैं। पॉजिटिव से ऐसे निकलती हैं। ठीक है, अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब हम बनाने लगेंगे तो वो बेटा कुछ इस तरह से होंगी। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना वो बाहर की तरफ, मतलब जब दोनों पॉजिटिव हैं तो वो बाहर की तरफ कंजस्टेड होंगी, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसकी भी बाहर की तरफ कंजस्टेड होंगी, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉजिटिव चार्जेस के कारण ऐसी होती हैं और नेगेटिव चार्जेस के कारण कुछ ऐसी होती हैं। ठीक है जी, अब अगली बात, मतलब इनका अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज अ एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस चीज को हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने हमें क्या कहा बेटा, उन्होंने हमें कहा इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has an area of 6 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, हर एक प्लेट के पास में जो एरिया है वो 6 × 10⁻³ मीटर के स्क्वायर का एरिया है। तो एरिया इज 6 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm, और प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 3 mm की सेपरेशन है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पता करके बताओ बेटा कैपेसिटेंस कितनी है कैपेसिटर की। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ε0A/d। तो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A/d। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा छोटा कर दें इस तरह से, यस। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है बेटा ε0A/d। अब इसको हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, एरिया बिटवीन द प्लेट्स, मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻³ ठीक है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास कितनी है बेटा 3 mm है। mm को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। ठीक है, 10⁻³ से 3 को मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारी आएगी कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जब हमने इसको सॉल्व किया, मतलब इसकी कटिंग वगैरह की, ये आ गया 8.85
मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय, ये है 10 की पावर -3 -12 प्लस 3, तो 3 से हमारा ये 3 हो गया कैंसिल, ठीक है जी। ओके, इसको हम सबसे ऊपर भेज देते हैं। यस, अब 3 से हमारा ये 3 हो गया कैंसिल, ये हमारे पास बन गया बेटा 8.85, 3 1 जा 3 2 जा मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है जी। तो बेटा 8.85 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 17.7 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आएगी, दिस विल बी 17.7 इंटू 10 की पावर -12। अब इन्होंने आगे हमें बोला, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है जी। अगर बेटा इस कैपेसिटर को, मतलब अब ये था हमारा पार्ट नंबर 1, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब अगर इस कैपेसिटर को अब पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, इन्होंने कहा इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट करना है एक 100 वोल्ट सप्लाई के साथ, ठीक है। व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन द प्लेट, तो पता करिए कितना चार्ज होएगा। तो बेटा चार्ज ऑन द कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, C इंटू वी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितनी है, 17.7 इंटू 10 की पावर -12, एंड उस कैपेसिटर के साथ में हमने कितना पोटेंशियल दिया है बेटा, 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है ना, तो इसके साथ में ऐसे 100 आ जाएगा। तो 17.7 के साथ में ऐसे 100, दिस इज 17.7 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है जी। तो चार्ज कितना आ जाएगा, 17.7 इंटू 10 की पावर -10 कूलम का चार्ज आ जाएगा। अब आगे इन्होंने हमें कहा, थर्ड पार्ट में बेटा कहा इन्होंने, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ अ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ K इज इक्वल टू 6 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। मतलब अगर मैं इस कैपेसिटर के अंदर एक माइका की शीट को रख दूं, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ अ 3 mm, कितनी थिक माइका शीट को रख रहा हूं, 3 mm थिक माइका शीट ऑफ K इज इक्वल टू 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains the same. ओके, अब इस बात के बारे में मैं एक कमेंट करना चाहता हूं, ये मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने पहले ही नोट करके रखा है। अगर बेटा बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं, इफ बैटरी इज कनेक्टेड देन द चार्ज विल बी इंक्रीज्ड आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक को डाला है और मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बारी देखा है पेपर में पूछते हुए। और अगर बाई चांस बेटा मैंने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया और मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया, ठीक है जी, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, बैटरी को रिमूव कर दिया, तो हमारा चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारा चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें हमारा चार्ज क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। चार्ज के कम होने के कोई चांसेस नहीं है, या तो चार्ज सेम रहेगा, अगर तुमने बैटरी हटा भी दी तो चार्ज तुम्हारा सेम रहेगा, अगर तुमने बैटरी लगाई है और प्लेट भी बीच में डाली है तो तुम्हारा चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये अगर कभी भी टीचर आपसे पूछें तो आप घबराना मत, आप कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना, ठीक है। तो उन्होंने हमें कहा, हाउ वुड द चार्ज ऑफ द प्लेट बी अफेक्टेड इफ अ 3 mm thick mica sheet of K is equal to 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected। तो इसका जवाब आप यही दे सकते हैं, ठीक है जी। तो आप उनको कहेंगे कि कैपेसिटेंस कैसे इफेक्ट होएगी। देखो, जब भी कभी भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम बीच में डालते हैं तो हमारी कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स हो जाती है वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस के कंपैरेटिवली। मतलब दिस इज द कैपेसिटेंस आफ्टर प्लेसिंग माइका शीट, ठीक है जी। तो माइका शीट को प्लेस करने के बाद जो हमारी कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाएगी वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस के कंपैरेटिवली, ठीक है। अब बेटा वैक्यूम वाली हमारी कितनी कैपेसिटेंस थी, ठीक है, वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें मेनली जो सवाल पूछा है ना, वो चार्ज का उन्होंने सवाल पूछा है। तो बेटा चार्ज पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो, C विल बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब
कितने कांस्टेंट की है, के कांस्टेंट की है, और हमारे पास में कैपेसिटेंस कितनी आई है 17.7 इंटू 10 की पावर -12 की हमारे पास में आई है। तो 17.7 इंटू 10 की पावर -12 को हमने जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में आ गई न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। दिस इज न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस। ठीक है जी, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब चार्ज कैसे इस पे इफेक्ट होगा बेटा। अब न्यू चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, न्यू चार्ज हमारा होएगा, चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इनटू वी। अगर न्यू चार्ज निकालना है तो न्यू कैपेसिटेंस इनटू वी। तो न्यू कैपेसिटेंस कितनी है बेटा 6 इंटू 17.7 इंटू 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई बाय कितनी बैटरी हमने साथ में इसके लगा रखी है, 100 वोल्ट की हमने इसमें बैटरी लगा रखी है। तो मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं, जब हमने स्लैब नहीं डाली थी, जब हमने स्लैब बीच में नहीं डाली थी, तब हमारा चार्ज था 17.7 इंटू 10 की पावर -10। अब हमने स्लैब डाल दी तो हमारा चार्ज है 6 टाइम्स 17.7 इंटू 10 की पावर -10, इन दोनों को इन्वॉल्व करके। ठीक है जी, तो हमने यहां पर देखा कि स्लैब को डालने के बाद हमारे चार्ज की वैल्यू भी उतने ही गुना बढ़ जाती है। ठीक है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारा स्लैब का। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17.7 इंटू 6 के साथ, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 समथिंग। बस आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। आपसे मेनली उन्होंने पूछा है कि चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू पता कर लें। ठीक है जी, ओके। तो इस बात को लिखने के बाद आप ये वाली चीज जरूर लिखें। ये वाली बात आपको क्या बता रही है, अगर बैटरी हटा दी तो चार्ज सेम रहेगा, अगर बैटरी लगी हुई है और हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी तो चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज द परफेक्ट आंसर जो आप इसके लिए लिख सकते हो। ठीक है, तो अगली बात है हमारी n small conducting liquid droplets each of radius small r। मान लो हमारे पास में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं और ये कुल मिलाकर हमारे पास n ड्रॉपलेट्स हैं। हर एक ड्रॉपलेट के ऊपर बेटा हमारे पास में रेडियस कितना है, स्मॉल r का रेडियस है हर एक ड्रॉपलेट का। ठीक है जी, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल v, और सभी की सभी ड्रॉपलेट्स को हमने v पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है। दीज ड्रॉपलेट्स कोलीज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप विदाउट एनी चार्ज लीकेज। इन सारी की सारी ड्रॉपलेट्स को मिलाकर मैंने एक सिंगल लार्ज ड्रॉप बना दी, एक सिंगल लार्ज ड्रॉप बना दी, और किसी भी चार्ज को मैंने इसमें बेटा क्या नहीं होने दिया, लीक नहीं होने दिया। ठीक है जी, और वो जो सिंगल लार्ज मैंने ड्रॉप बनाई है, वो सिंगल लार्ज ड्रॉप का मेरा रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और उस सिंगल लार्ज ड्रॉप का मेरा पोटेंशियल कितना हो गया है, V डैश हो गया है। इन सारी की सारी ड्रॉपलेट्स को मिलाकर मैंने इस सिंगल लार्ज ड्रॉप को बनाया है। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको कहूं कि पोटेंशियल कितना है ऑफ सिंगल स्मॉल ड्रॉप, ठीक है जी, एक सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जितना एक सिंगल ड्रॉप के ऊपर चार्ज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना उसका रेडियस है, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सिंगल ड्रॉप। ठीक है जी, ओके। अगर मैं आपको कहूं कि इन छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिलाकर ही तो एक बड़ी ड्रॉप बन रही है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप किसके बराबर होगी, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है जी, मतलब ये जो बिग ड्रॉप बनेगी उसका वॉल्यूम n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के ही बराबर होगा। तो बेटा मान लिया जाए ये बिग ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। दिस विल बी n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप क्या है, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो इससे मैंने जो कैंसिल करना था वो ऐसे कर दिया। ठीक है जी, तो हमारे कैपिटल R का क्यूब किसके बराबर आ गया, n टाइम्स स्मॉल r का क्यूब, कुछ इस तरह से।
ठीक है जी। तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम स्मॉल आर क्यूब। तो एक तरह से कैपिटल आर मतलब बड़ी वाली ड्रॉप का मेरा रेडियस यहां से मेरे को मिल सकता है एन टाइम्स 1/3 स्मॉल आर का क्यूब, इस तरह से। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है जी। तो अगर बड़ी ड्रॉप का मेरे को रेडियस मिल गया तो अब मैं बड़ी ड्रॉप का क्या पता कर सकता हूं। देखो बड़ी ड्रॉप का टोटल चार्ज कितना है बेटा, बड़ी ड्रॉप का टोटल चार्ज कितना है, एक ड्रॉप का, एक छोटी ड्रॉप का चार्ज है स्मॉल क्यू, तो बड़ी ड्रॉप का हमारा टोटल चार्ज क्या हो गया एन टाइम्स स्मॉल क्यू। अब रेडियस भी तैयार है, उसका चार्ज भी तैयार है, तो मैं बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल पता कर सकता हूं। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना इस बड़ी ड्रॉप का चार्ज है मतलब एन टाइम्स स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय जितना इस बड़ी ड्रॉप का रेडियस है, रेडियस इज एन की पावर 1/3 स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है जी। तो बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस भी मैंने पुट कर दिया, उसका चार्ज भी मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास में जो पोटेंशियल आया है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, n की पावर 1 है, n की पावर -1/3 है। ठीक है जी। तो ये हमारा चार्ज क्यू ऐसे है, r ऊपर चला गया इस तरह से। ठीक है जी। तो बड़ी वाली ड्रॉप का हमारा पोटेंशियल आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n की पावर 1 - 1/3, दिस इज 3 - 1/3 q इंटू आर की पावर -3। ठीक है जी। तो ऐसा करके हमारे पास में v की पावर 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n की पावर 2/3 q इंटू आर की पावर -3। तो ये हमारे पास में आ रहा है बेटा क्या, बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें इस बड़ी वाली ड्रॉप के पोटेंशियल को, तो ये बड़ी वाली ड्रॉप का जो पोटेंशियल है ये आपका छोटी वाली ड्रॉप के पोटेंशियल से कैसे इफेक्ट हो रहा है। मतलब बड़ी वाली ड्रॉप का जो पोटेंशियल है दिस इज इक्वल टू n की पावर 2/3, ठीक है, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, नीचे है हमारा r की पावर 3। तो अगर बेटा मैं इधर से सिर्फ r को ऐसे रख दूं और इसके नीचे r के स्क्वायर को ऐसे रख दूं, तो ये वाला जो पोटेंशियल था ये मेरा एक स्मॉल ड्रॉप का ही तो पोटेंशियल था। तो मतलब बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल है n की पावर 2/3 अपॉन r की पावर 2 इंटू v। ये हमारा है बड़ी वाली ड्रॉप का बेटा पोटेंशियल। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली ड्रॉप का हमारा पोटेंशियल आया है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n की पावर 2/3 के। मतलब जितनी नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनकी पावर 2/3 के, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। ओके, अब चेक कर लें जरा क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या मांगा था। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप। यस, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बेटा वो हमें कह रहे हैं, बड़े गौर से देखो पूरे एनर्जेटिक होके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस स्मॉल q एंड -2q आर केप्ट d डिस्टेंस अपार्ट। एक चार्ज है स्मॉल q, एक चार्ज है -2q, इन दोनों के दोनों चार्जेस को हमने d डिस्टेंस की दूरी पर रखा है। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज q, ठीक है, एट विच पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज 0। मतलब इस पॉइंट के हिसाब से एक ऐसी लोकेशन बताइए जहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या आ जाए आपकी, जहां पर जो पोटेंशियल है बेटा वो 0 आ जाए। बेटा एक बात मैं आपको कहूंगा कि वो जो लोकेशन है, मान लो वो P पॉइंट पे है, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा D, और वो लोकेशन हमारी P पॉइंट पे है। मान लो वो लोकेशन हमसे x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो P एक ऐसा पॉइंट हमने मान लिया जिस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक है, मतलब प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना ये चार्ज है डिवाइडेड बाय जितना इनके बीच में डिस्टेंस है। पोटेंशियल एट P ड्यू टू -2Q चार्ज कितना होएगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना इनके बीच में
डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है बेटा, अगर ये पूरा d है, इतना x है, तो उनके बीच का रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस एक्स। ऊपर चार्ज कितना है, -2q। ठीक है, तो हमने ऐसा कहा कि जो नेट पोटेंशियल है वो नेट पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन d माइनस एक्स। ठीक है जी, और हमने क्या माना है, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होना चाहिए, 0। तो अगर मेरे को नेट पोटेंशियल उस पर 0 चाहिए तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हमने ले लिया बेटा कांस्टेंट, q को भी हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया 1/x माइनस 2/d माइनस एक्स। ठीक है, तो इस चीज को पूरे को उधर भेज के हमने खत्म कर दिया। तो एक तरह से 1/x किसके बराबर आ गया, 2/d माइनस एक्स के बराबर। तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो x पहले इसके नीचे जाएगा और फिर इसके नीचे जाएगा। तो ऐसे में बेटा d अपॉन एक्स माइनस 1 2 के बराबर। तो हमारा d अपॉन एक्स किसके बराबर आ गया, 3। तो d किसके बराबर आ गया, 3x के बराबर। तो मैं बस आपको ऐसा कहता हूं कि जितना इनके बीच में पूरा डिस्टेंस है ना, ठीक है, उसको 3 टाइम्स कम कर दो, उसका 3 गुना कम कर दो, उतने डिस्टेंस पे तुम्हें पोटेंशियल तुम्हारा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है जी, ओके। इन्होंने यही पूछा था ना, 2 point charges q and minus q are kept d distance apart, find the location of a point relative to q at which the potential due to the system is 0। yes, तो d/3 डिस्टेंस पर तुम्हें पोटेंशियल तुम्हारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ओके। अब अगली बात करते हैं, why are electric field lines perpendicular at a point on an equipotential surface of the conductor। बेटा देखो, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब हम चेक करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही क्यों होती हैं उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो इसका जवाब बेटा ये है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट से, किसी भी ए पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक जब हमने चार्ज को मूव करवाना होता है तो हमें वर्क कितना करना पड़ता है, 0 वर्क करना पड़ता है। किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए हमें हमेशा वर्क बेटा कितना करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। और आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। तो अगर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की फोर्स होती है, ठीक है जी, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 बनेगा तो ही तो ये थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 होगा तो ही तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, और तो ही तो वर्क 0 होगा। समझे ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करवाने के लिए हमें हमेशा वर्क कितना करना पड़ता है बच्चों, 0 वर्क करना पड़ता है। वो 0 वर्क करने के लालच में हम चाहते हैं कि हमारा मूवमेंट और हमारी लगने वाली फोर्स के बीच में एंगल क्या बने, 90 डिग्री बने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा हुआ था। अक्सर ये बोलते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर है, पर इन्होंने रीजन पूछा क्यों है। ठीक है, ओके। अब अगली बात है, what is the geometrical surface shape of equipotential surface due to a single isolated charge। ठीक है बेटा, शेप बनाकर बताइए किसी भी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस की। बड़ा ही सिंपल है, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ऐसे फैलाता है, ऐसे फैलाता है। ठीक है जी, इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो ऐसी बनती है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या रह पाए, परपेंडिकुलर रह पाए। ठीक है जी, तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होती है। ठीक है, ओके। तो ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। ओके, मतलब किसी साल -q वाला आया होगा, किसी साल +q वाला। ठीक है, तो अगर -q की हमारी बात है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, उसके कारण बेटा ऐसी होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी, तो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपकी बनेंगी वो अगेन आपकी ऐसी ही स्फेरिकल सरफेसेस ही बनेंगी। ठीक है जी, ओके। अब अगली बात है, राइट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस बेटा, ये मैंने पहले से ही आपके लिए लिखी हुई है। वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होता है, 0। ये पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड, ठीक है, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर 0 होएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, 1 मिनट लगाइए, इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपको कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन वेरीज विद द डिस्टेंस आर। ठीक है जी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है, वेरीज विद आर, मतलब जैसे जैसे तुम्हारा आर बदलेगा, जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बदलेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी। ठीक है, और वो किस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है ये उन्होंने पहले से ही हमें दिया है, तो वो वेरी कर रही है विद द फंक्शन 10 इंटू स्मॉल आर प्लस 5 के अकॉर्डिंगली। बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 मीटर टू आर इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है जी, वो पता करना चाहते हैं हमारे पोटेंशियल किस तरह से वेरी करेंगे। ठीक है, 1 मीटर से लेकर 10 मीटर के बीच में, मतलब हमारा पोटेंशियल किस तरह से, किस ऑर्डर में हमारा पोटेंशियल बच्चों वेरी करेगा। ठीक है, 1 मीटर से लेकर 10 मीटर के बीच में, वो हमसे ये पता करना चाहते हैं। बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है, पोटेंशियल हमें पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस dv बाय dr। ठीक है जी, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में dr को ऐसे भेज दूं, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, dv। ठीक है, अभी मैं नेगेटिव वाले साइन को थोड़ा साइलेंट रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें साइन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। आपकी मर्जी, आपको लगाना है चलो लगा लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब माइनस का साइन जब हमने इधर भेज दिया, ठीक है, ओके, तो इसके बाद अगर d अगर इधर चला जाए तो वो इंटीग्रेशन हो जाता है, तो ये बन गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, 10 टाइम्स स्मॉल आर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय डी आर इज इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है, माइनस, अब 10 आर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 10 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 2, 5 की इंटीग्रेशन होगी 5 इंटू स्मॉल आर, इक्वल टू में क्या है, v। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा पोटेंशियल पता किया जाए 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक, मतलब 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक। तो पहले मैं अपर लिमिट इसमें पुट करूंगा, फिर मैं लोअर लिमिट इसमें पुट करूंगा। ये बन गया माइनस 10 अपॉन 2, ये हमारा ऐसे 5 बन गया। ठीक है जी, 10 अपॉन 2 5। ठीक है, पहले अपर लिमिट मैंने पुट की, दिस इज 10 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 100 प्लस 5 इंटू 10 इज 50 माइनस लोअर लिमिट पुट की, दिस इज 5 माइनस, ठीक है जी, 5 इंटू 1 इज 5। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट पुट की माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट की। माइनस का साइन एक बाहर जो है वो तो पूरी ब्रैकेट के ही साथ में है, तो इस माइनस को मैंने ऐसे ही रखा। 500 प्लस 50 इज 550 माइनस। ठीक है, 1 भरने के बाद तो वो 0 ही बन गया, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल के बराबर आ गया। दिस इज माइनस 550 का पोटेंशियल। ठीक है, देखो डिस्टेंस बढ़ने पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है और हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, तो पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हारी आ रही है 550 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस v इज शोन इन द फिगर। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल as a function of distance v is shown in the figure, draw a graph of the electric field E as a function of x। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रिलेशन था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार ही आया हुआ है आपके पेपर में, इसका ग्राफ मैंने यहाँ बनाया नहीं हुआ, ये ग्राफ मैं आपको दोबारा बनाकर बता देता हूँ। ठीक है जी, तो ये है 2 एंड ये है 4। ठीक है, इन्होंने कहा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस v इज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये पोटेंशियल इस तरह से शो किया गया है। ठीक है, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये मैंने ऊपर आपको अभी समझाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन यहाँ से प्रूव हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए बेटा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज दिस, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाना है। ये एमसीक्यू में ऑलरेडी आ चुका है, मैंने बड़ी तसल्ली से समझा दिया था आपको। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, पीछे जाकर आप इसको दोबारा देख सकते हैं, तो इसको हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो? ना भाई ना, ये तो बड़ी जरूरी बात इन्होंने हमसे पूछ ली। किसी भी स्फेरिकल शेल में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, परंतु हमारा पोटेंशियल जीरो नहीं होता। हमारा पोटेंशियल बेटा जीरो नहीं होता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है dV/dr। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो है, मतलब मेरा पोटेंशियल वहां पे कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, मतलब मेरा पोटेंशियल वहां पे क्या है? कांस्टेंट है। इन्होंने क्या कहा? इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो? आवर आंसर इज नो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is not always zero when इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है जी। एग्जाम्पल इसकी कौन सी है? स्फेरिकल शेल। बेटा स्फेरिकल शेल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड। ठीक है जी। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है जी। मतलब सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वही अंदर 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 सेम पोटेंशियल उसका रहता है। ठीक है। और बेटा सरफेस पर कितना पोटेंशियल होता है? किसी भी स्फेरिकल शेल के कारण सरफेस पे पोटेंशियल होता है, किसी भी स्फेरिकल शेल के कारण 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जितना इसके ऊपर चार्ज है डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस है। ठीक है जी। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इन्होंने हमें कहा फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो फिगर है ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को शो कर रहा है। इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P और नेगेटिव, गिव रीजन। ठीक है जी। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि ये जो फिगर है ये मैं अलग से बना देता हूं। ये फिगर कुछ इस तरह से है। ठीक है जी। इस फिगर के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है हमारा Q और दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा P। ठीक है जी। अब उन्होंने हमसे कहा कि बताइए कितना वर्क किया जाएगा? इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी। एक बात मैं आपसे ये कहूंगा कि ये Q वाला पॉइंट मान लो हमारा यहां है और ये P वाला पॉइंट हमारा यहां है। ठीक है, यही वाली चीज आपको वहां पे देंगे। जो वर्क करना पड़ेगा Q से लेकर P तक लेकर जाने के लिए, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क करती है वो अपना वर्क करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी पॉजिटिव चार्ज बेटा मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। इस फिगर के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को मैं Q से P लेकर जाना चाहता हूं तो मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है जी, वो वर्क पॉजिटिव वर्क माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q से P की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे? इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब Q से P मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वर्क होगा? तो इसका जवाब है, अगर फील्ड के द्वारा वर्क की बात की जा रही है तो फील्ड तो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। फील्ड तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो वर्क डन बाय फील्ड तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फोर्स जिधर लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारी उधर ही है। ठीक है। ओके, अगर इसी तरह से कोई डायग्राम आपको वो लोग बनाकर बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है, ठीक है जी, और हमारा Q पॉइंट ये है, P पॉइंट ये है, ठीक है, तो Q से P तक मूव करवाने वाला जो वर्क है वो क्या होगा? तो अब बेटा फील्ड फोर्स कैसे लगा रही है? ऐसे। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है? ऐसे। तो अब की बारी जो वर्क होएगा वो क्या होएगा? नेगेटिव होएगा। ठीक है जी। मैंने यहाँ Q एंड P स्पेसिफाई इसलिए नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से बन के आ सकता है। हम हर सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्क? ओके बेटा, ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। मान लो ये एक सर्कुलर आर्क है। सर्कुलर आर्क क्या होता है? सर्कुलर आर्क सर्कल का एक पार्ट होता है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर दूं तो वो सर्कल पूरा हो जाता है। ठीक है। अगर मान लो मैं सर्कुलर आर्क के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाना चाहता हूं तो हमारा वर्क कितना होगा? तो आंसर इज हमारा वर्क यहां पर 0 होगा,
क्योंकि सर्कुलर आर्क भी तो सर्कल का एक टुकड़ा ही है और सर्कल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखाता है, ठीक है। तो सर्कुलर आर्क के द्वारा जो हमारा वर्क होएगा वो कितना होएगा, 0 होएगा, ठीक है जी। ओके, तो यही पूछा था ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एट द सेंटर, ठीक है। तो बेटा वर्क हमारे को कितना करना पड़ेगा, 0 वर्क करना पड़ेगा। बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 20, इन्होंने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन to dissociate a system of 3 charges, this and this, placed at the vertices of an equilateral triangle of side 10 cm। बेटा मान लो हमारे पास में 3 चार्जेस हैं, इन तीनों के तीनों चार्जेस का हमने नाम रख दिया ए बी सी, ठीक है। कौन कौन से चार्जेस हैं, ये है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है जी, एंड ये है हमारे पास अगेन 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, और ये है हमारे पास बेटा मान लो -4 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है जी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पर हमने रखे हैं। कितना वर्क करना पड़ेगा इनको तोड़ने के लिए, मैंने आपको क्लियर किया था इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही। पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क होता है जो चीजों को इकट्ठे रखने के लिए हम करते हैं, तो अगर उनको तोड़ना है तो भी तो उनको सेम ही वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना वर्क करना पड़ेगा, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय दूसरा चार्ज, मतलब 1 माइक्रोकूलम इंटू -4 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस इज 10, ठीक है जी। अब इन्होंने डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। बेटा डिस्टेंस हमेशा किस में लेना होता है, मीटर में लेना होता है। दिस इज 0.10, ठीक है जी। ओके, अब ये माइक्रोकूलम में हमें दिया है, तो हमेशा माइक्रोकूलम को किस में कन्वर्ट करना होता है, कूलम में, 10 की पावर -6, और इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना होता है, कूलम में, 10 की पावर -6, ठीक है जी। ओके, तो अभी तक मैंने इसकी और इसकी ए एंड बी की बात की है, प्लस अब ए एंड सी की बात करेंगे। 1 × 10 की पावर -6, ठीक है, अगेन 1 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाय डिस्टेंसेस 10 सेंटीमीटर, ये हो गया मीटर में 0.10, ठीक है, प्लस इसको और इसको अगर मैं देखूं, ये है -4 × 10 की पावर -6, ठीक है, इंटू 1 × 10 की पावर -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस हमारा कितना है, 0.10 मीटर्स, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 × 10 की पावर 9। क्या कॉमन ले लिया हमने, इसमें से 0.10 कॉमन ले लिया, ठीक है जी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, 1 × -4 इज -4 × 10 की पावर -12 प्लस 1 × 10 की पावर -12 प्लस -4 × 10 की पावर -12, ठीक है जी। तो ये हमारा बन गया 9 × 10 की पावर 9 अपॉन 0.10 इंटू -4, दिस इज -8 × 10 की पावर -12 इंटू 1 × 10 की पावर -12, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, सॉरी दिस इज नॉट इंटू, दिस इज प्लस, ठीक है। तो -8 + 1, हाँ जी बेटा, -8 + 1 आपका कितना हो जाएगा, -8 + 1 आपका हो जाएगा -7, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका बनेगा 9 × 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है, एंड दिस इज -7 × 10 की पावर -12, ठीक है। तो डेसिमल उड़ाओ, ऊपर ऐसे लगाओ 10 की पावर 2, ठीक है। तो 0 से हमारा एक ये 0 कैंसिल हो गया, दिस इज 9 × 7, ठीक है, 9 7 = 63 इंटू 10 की पावर एक 9 है, एक -12 है, और एक हमने एक 0 को कैंसिल किया ना, एक +1 है, तो ये बन गया 63 इंटू 10 की पावर 9 - 12 इज -3 + 1 -2, ठीक है जी। तो मतलब 63 अपॉन 100, ठीक है जी। तो 63 अपॉन 100 इस प्रकार आ रहा है आपका, ये माइनस का भी एक साइन है, आपका आंसर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी 0.63 जूल्स, ठीक है जी। और ये माइनस वाली पोटेंशियल एनर्जी है। अब वर्क डन टू डिसोसिएट, ये पोटेंशियल एनर्जी तो हमने वो निकाली है जो इनको बांध के रखने के लिए लगानी पड़ रही है, इक्वल एनर्जी लगानी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए, ठीक है। वर्क डन टू डिसोसिएट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब नेगेटिव ऑफ -0.63,
तो मतलब प्लस 0.63 जूल्स इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। ठीक है जी, ओके। तो इसी के ही साथ में हमने हर एक प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन बेटा इसमें और है, ठीक है, यस, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड ए। ठीक है जी, मान लिया जाए ये है हमारे पास में एक स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर की साइड है ए ए ए ए, ठीक है जी। 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, फिर से कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इनको हमने रख दिया कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर पे। ठीक है जी, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये ऐसे ही इन्होंने फिगर में दिखाया है। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल क्यू। पता करके बताओ इस कैपिटल क्यू वाले चार्ज पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है। देखो बेटा, इस कैपिटल क्यू वाले चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज भी अपनी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मतलब इस दिशा में ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, और ये वाला चार्ज भी अपनी फोर्स लगा रहा है किस दिशा में, इस दिशा में, तो ये फोर्स लगा रहा है इस दिशा में। ये वाला चार्ज भी अपनी फोर्स लगा रहा है इस दिशा में, इस तरह से एफ ऑफ क्यू। अभी अगर मैं इस वाले चार्ज की, मतलब ये वाले चार्ज की फोर्स को अगर साइलेंट रख दूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, इस कैपिटल क्यू वाले पॉइंट पे एफ ऑफ स्मॉल क्यू एंड एफ ऑफ स्मॉल क्यू ये 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो इनका कुछ रिजल्टेंट होगा इस तरह से। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है जी, तो हम ऐसा कहेंगे कि Q वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो एक तो कैपिटल Q वाली फोर्स लग रही है और एक इन दोनों की इफेक्टिव फोर्स लग रही है। अब देखो, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज का रिजल्टेंट एक तरह से इन दोनों की ही तो बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, टोटल फोर्स जो Q पर लग रही है, टोटल फोर्स एट कैपिटल Q पर जो लग रही है वो है एक तो रिजल्टेंट वाली फोर्स जो इसके और इसके कारण लग रही है, प्लस दूसरी इस कैपिटल Q वाली फोर्स जो इसके द्वारा लग रही है। ठीक है जी, अब सबसे पहले बारी बारी से मेरे को चीजें निकालनी है। मेरे को पहले नंबर पे निकालना है एफ ऑफ स्मॉल क्यू। तो बेटा एफ ऑफ स्मॉल क्यू कितना होगा, मतलब स्मॉल क्यू के कारण कितनी इस पर फोर्स लग रही है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है, ए का स्क्वायर इसका डिस्टेंस है। ठीक है जी, इस तरह से। इसी तरह से कैपिटल क्यू कितनी फोर्स लगा रहा है, कैपिटल क्यू बच्चों कितनी फोर्स लगा रहा है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है। देखो बेटा, अगर ये ए है, ठीक है, और ये भी ए है, किसी भी स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो होती है ए इंटू अंडर रूट 2। आपकी मर्जी, आप पीजीटी लगाकर, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी ये पता कर सकते हैं, वैसे हमें ये चीजें छोटी छोटी पता होती हैं। ठीक है जी, तो कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो है ए इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब मैं टोटल फोर्स अगर निकालना चाहता हूं, एक तो इसमें इस स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू की रिजल्टेंट निकालनी पड़ेगी, दूसरे नंबर पे इस कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच की फोर्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अब स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू की क्या होगी रिजल्टेंट, उसकी रिजल्टेंट होगी दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक स्मॉल क्यू वाली फोर्स का स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ स्मॉल क्यू का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ स्मॉल क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये होगी अंडर द रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, इन दोनों में से बेटा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, स्मॉल क्यू स्क्वायर, मतलब स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए के स्क्वायर का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। इसकी जगह पर आ जाएगा 1 और इसकी जगह पे भी आ जाएगा 1। इसको जब मैंने रूट से बाहर निकाला, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, रूट से बाहर आकर स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया, साथ में आ गया √2। आई होप सो ये क्लियर है। ये हमारी आई क्या है, ये बेटा हमारी रिजल्टेंट फोर्स आई है, रिजल्टेंट फोर्स आ गई, एंड कैपिटल क्यू वाली फोर्स भी एकदम रेडी है। तो अब हम टोटल फोर्स इसकी निकाल सकते हैं। टोटल फोर्स इसकी क्या बन जाएगी, टोटल फोर्स इसकी बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, के अंदर हमने ऐड कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
स्मॉल कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू इज कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इंटू रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया 2। ठीक है जी, ओके। तो फटाफट हम इस टोटल फोर्स को जरा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये टोटल फोर्स हमारी बन गई। क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने ले लिया कॉमन। स्मॉल क्यू नहीं कॉमन ले सकते, हम स्मॉल क्यू नहीं कॉमन ले सकते। एक तो कैपिटल क्यू कॉमन ले सकते हैं एंड नीचे से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एकदम ठीक। तो अब देखते हैं, बड़े गौर से देखना है क्या बचा है। एक तो स्मॉल क्यू बच गया, साथ में बच गया अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस हमने कैपिटल क्यू एक तो बाहर दे दिया। ठीक है जी, तो अंदर अपने पास क्या बचा है, एक कैपिटल क्यू बच गया। ठीक है, ए स्क्वायर भी हमने बाहर दे दिया, तो यहां पर और क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक है जी, ये हमारी क्या आई है, ये हमारी आई है टोटल फोर्स। ठीक है, दिस इज द टोटल फोर्स ड्यू टू all three charges at कैपिटल Q। अब सेकंड पार्ट में ये हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, एक बार जरा हम देख लें गौर से। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें बेटा कहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कैलकुलेट करके दिखाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करनी तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होएगी, दिस इज आवर सेकंड पार्ट। पोटेंशियल एनर्जी का इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को बांध के रखने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, दिस इज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। फिर इन दोनों को बांध कर रखने के लिए, मतलब डिस्टेंस इनके नीचे क्या लिखना है, ए डिस्टेंस लिखना है, प्लस इन दोनों के बीच में कितनी लगेगी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए। देखो मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, एंड कैपिटल क्यू को बांध के रखने के लिए कितनी हो सकती है, ठीक है, कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंसेस ए अंडर रूट 2। तो मैंने इसमें इसकी भी बात कर ली, इसकी भी बात कर ली और इसकी भी बात कर ली। अब इस पूरे सिस्टम को बांध के रखने में ये भी तो बंधेगा, ये भी तो बंधेगा, तो इन दोनों की भी तो बात करनी जरूरी है। प्लस अब स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड में क्या आएगा, ए। तो अब मैंने इसकी भी बात कर ली। ठीक है जी, अब इसकी भी बात करनी है, प्लस स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड में क्या आएगा, ए। तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 2 3 एंड 4 टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए प्लस कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन A√2, कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन A√2। ठीक है जी, तो आपको यहां पर अब समझ में आ रहा है कि हमारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से हम जरा क्रॉस चेक कर लें। हमने बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, है ना, तो हमने पहले इन दोनों की निकाल ली, यस, फिर 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 इन दोनों की निकाल ली, यस। एक चीज रह गई बेटा, इन दोनों की नहीं निकाली। ठीक है ना, एक और ऐड करो इसमें यही तो बात है, यही तो ट्रिक है, क्योंकि देखो ना चारों को मिला के रखना है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों। ठीक है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो हमारा बन गया स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन कितना डिस्टेंस है इसके भी बीच में, A√2। तो कुछ नहीं है, सेम है, बस इसमें स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन A√2 हमारा ऐड हो जाएगा। तो अब जो भी आप कॉमन लेना चाहें आप ले सकते हैं। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है इनके बीच में से, ऊपर से तो कुछ नहीं लेना कॉमन, नीचे से हमने ए कॉमन ले लिया। दिस इज 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन √2 प्लस स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन √2। दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर आवर 21st क्वेश्चन। बेटा जो भी बच्चे एकदम पेशेंस से सुनते हुए यहां तक पहुंचे हैं, ये बात गारंटी वाली है कि आपको जो भी बातें मैंने इस
एक डेढ़ या 2 घंटों में बताई हैं ना, इनके बाहर आपको पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब पिछले 15 या 20 साल में वो लोग इन्हीं क्वेश्चंस के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया। एक तो पोटेंशियल एनर्जी वाला न्यूमेरिकल आपको पक्का मिलेगा वहाँ पे, एक आपको वो इक्वी पोटेंशियल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चनिंग करेंगे। हमारे 3-4 क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी और इक्वी पोटेंशियल एनर्जी के ही आए हैं, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ही रिगार्डिंगली उन्होंने पूछे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपका बोर्ड में बेटा रिजल्ट बड़ा शानदार चमकेगा। ठीक है, ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने नोट कर लिया, इसके बाद इसको रिवाइज भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।